वॉल्यूम हम निकालना चाहते हैं काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्या ये हो जाएगा डीके बाई डीवी? क्या ये हो जाएगा हाफ इंटू डीएम इंटू पार्टिकल वेलोसिटी स्क्वायर? ये हो गया काइनेटिक, हाफ इंटू डीएम इंटू पार्टिकल वेलोसिटी का स्क्वायर, सही है, बाय डीवी। ये हो गया डेंसिटी, हाफ इंटू डेंसिटी इंटू वी पार्टिकल का स्क्वायर, सही है। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि कहीं पर ये कंप्रेस्ड है, कहीं एलोंगेटेड है और इलास्टिक है, एयर इज इलास्टिक, उसका बल्क मॉडुलस है। तो जहां कंप्रेस्ड है या एलोंगेटेड है, कंप्रेशन वहां पे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगा। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम तुमने पढ़ा होगा, हम पढ़ेंगे बाद में कि पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होता है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होता है हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम होता है, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। ये जो है दैट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना हो जाएगा? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना हो जाएगा? डी यू बाई डी वी कितना हो जाएगा? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, सही है। तुम जानते हो बल्क मॉडुलस होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, ये होता है ना, ये हो जाएगा बल्क मॉडुलस इंटू स्ट्रेन हो जाएगा, दैट बिकम्स इक्वल टू हाफ इंटू बल्क मॉडुलस इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर। अब बताओ स्ट्रेन क्या होता है? क्या बताए थे कल? स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन होता है डेल एस बाय डेल एक्स। तो ये आ गया हाफ इंटू बल्क मॉडुलस इंटू डेल एस बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर। क्या दोनों सेम है? क्या ये दोनों सेम है? क्या हर जगह पे काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी और पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी इक्वल है? क्या ये दोनों सेम आएगा? क्या ये दोनों सेम आएगा? तो हम जानते हैं पार्टिकल वेलोसिटी होता है माइनस ऑफ वेव वेलोसिटी इंटू डेल एस बाय डेल एक्स, ये ना स्लोप। और हम ये भी जानते हैं कि वेलोसिटी होता है अंडर बल्क मॉडुलस बाय डेंसिटी, यानी बल्क मॉडुलस होता है। तो जरा देखो दोनों सेम है कि नहीं, किसी एक के टर्म में लिख लेते हैं, किसी एक के टर्म में लिख लेते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको लिख लेते हैं हाफ रो वी पार्टिकल मीन्स वी स्क्वायर, वी पार्टिकल में वी स्क्वायर इंटू डेल एस बाय डेल एक्स का स्क्वायर, सही है। और यहां पर क्या हाफ बी की जगह क्या लिख दोगे? रो वी स्क्वायर लिख दोगे, डेल एस बाय डेल एक्स का सेम आ रहा है ना। यहां भी वही हो रहा है जो स्ट्रिंग में हो रहा था, यहां वही हो रहा है जहां स्ट्रिंग में हो रहा है। स्ट्रिंग में क्या हो रहा था? एनर्जी की डेंसिटी हर जगह अलग अलग थी, एनर्जी की डेंसिटी हर जगह अलग अलग थी, लेकिन जहां जो भी थी 50% काइनेटिक 50% पोटेंशियल थी। यहां वही होगा, जहां ये जीरो, जहां ये स्लोप जीरो, वहां काइनेटिक भी जीरो, पोटेंशियल भी जीरो। जहां ये स्ट्रेन जीरो, डेल एस बाय डेल एक्स जीरो, वहां ये भी जीरो, ये भी जीरो। जहां ये स्ट्रेन मैक्सिमम, वहां दोनों मैक्सिमम। यानी एनर्जी डेंसिटी हर जगह पे अलग अलग है, बट जो जहां पर है वो हाफ पोटेंशियल है, उस पॉइंट पे जो भी उसकी एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम है उसकी 50% वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है पोटेंशियल और काइनेटिक में। एग्रीड? अब अगर हम इसमें इस केस में देखना चाहें, किस केस में? हम अगर देखना चाहें इन आवर केस ऑफ साइनसोइडल मोशन, तो साइनसोइडल मोशन के केस में होता है S इज इक्वल टू एस नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, यानी डेल एस बाय डेल एक्स कितना होगा? एस नॉट के कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी, सही है। एस नॉट के, तो यहां हम डाल देते हैं
यहां या यहां। तो बताओ एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम हम कह सकते हैं टोटल एनर्जी स्टोर्ड, टोटल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम कितनी आएगी बताओ। टोटल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा हाफ के बाद ये हो जाएगा इसका डबल हो जाएगा, ये और ये इक्वल है। तो रो वी स्क्वायर डेल एस बाय डेल एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ, एस नॉट स्क्वायर के स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। सही है। तो यानी देखो जहां पर ये वैल्यू मैक्सिमम है वहां ये वैल्यू कितनी है, 0 है। जहां ये साइन की वैल्यू प्लस या माइनस 1 या कॉस की वैल्यू 0। इसको अगर प्रेशर के टर्म में लिखना चाहे तो प्रेशर क्या था बताओ, पी नॉट एम्पलीट्यूड क्या था, बी के एस नॉट। तो अगर हम एस नॉट इंटू के को क्या लिख सकते हैं, एस नॉट इंटू के को पी नॉट बाई बी, ये हो जाएगा रो वी स्क्वायर, रो वी स्क्वायर तो हो गया एस नॉट के का होल स्क्वायर मीन्स पी नॉट स्क्वायर बी स्क्वायर। सही है ना, कॉस स्क्वायर सम फेज। बट ये था आई थिंक बी ना, ये था बी, ये था टोटल बी, तो एक बी कट जाएगा, कितना हो जाएगा पी नॉट स्क्वायर बाई बी कॉस स्क्वायर फॉर्म, जो भी है। यहां एक चीज ध्यान देने वाली बात है, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल, ये इंटेंसिटी ये मास पर यूनिट, ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। अगर हम एनर्जी पर यूनिट एरिया निकालना चाहते हैं, एनर्जी पर यूनिट निकालना चाहते हैं एरिया, तो क्या करेंगे बताओ। तो पहले अच्छा चलो इसको मैं फिर से बता रहा हूं, पहले ये समझ लो, पहले ये समझ लो जो हम पहले बताना चाह रहे हैं कि एनर्जी डेंसिटी किसी भी पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी है और जो काइनेटिक एनर्जी वो सेम होती है। इसमें कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। अब जरा देखो, अगर हम इसकी इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन निकालना चाहते हैं, मिटा इसको, जो स्ट्रिंग में किए थे वही यहां हो रहा है, कोई नया चीज नहीं है, खाली स्ट्रिंग में और यहां पर जो है सब कुछ वही होता है, एक जैसा ही होता है। अब देखिए, अब अगर हम इसकी बात करें, हमने क्या देखा, टोटल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब तुमने क्या किया, यहां से डिस्टेंस x पे तुमने एक स्मॉल चैम्बर ले लिया है जिसकी वॉल्यूम कितनी है, जिसकी लेंथ कितनी है dx, इसकी लेंथ कितनी है dx, इसकी वॉल्यूम कितनी है dv। तो इस पॉइंट पे हम, इस x पॉइंट पे समय के साथ, इस फिक्स पॉइंट पे, इस चैम्बर जो कि एक पर्टिकुलर x पे लोकेटेड है, समय के साथ ये कंप्रेस और एलोंगेट होगा, इसमें एनर्जी चेंज होगा। तो ये x पे तो डिपेंड करेगा ही, एक पर्टिकुलर x पे टाइम के साथ भी चेंज होगा। तो अगर हम इसकी बात करें, ये हमको आ रहा है टोटल एनर्जी डी बाई डी एक्स, डी बाई डी वी, हाफ रो वी स्क्वायर का 2 टाइम्स, हाफ रो वी स्क्वायर का इंटू डेल एस बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर का 2 टाइम्स, क्योंकि पोटेंशियल काइनेटिक दोनों है। ठीक है, ये हो गया एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, ये हो गया एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट। हम इसको क्या करते हैं, हम इसको दोनों तरफ क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं टाइम से, dt से, dt से। और इस वॉल्यूम को हम बनाना चाहते हैं एरिया, तो वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, इस वॉल्यूम को हम लिख देते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये मान लो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू वीडी, इंटू एक काम करते इसको लिख देते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू वीडीटी। सही है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और पार्टिकल की ये वेग वेलोसिटी v इंटू dt। सही है ना, v dt। यहां से आ जाएगा de, क्या होगा, वॉल्यूम को ना, वॉल्यूम को लिखेंगे, हाँ ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है, ठीक है, ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इनटू dt। ठीक है, ये इसका वॉल्यूम का चेंज होगा, इस चैम्बर का स्मॉल चेंज जो है, इस चैम्बर का चेंज, एक मिनट,
डीवी, हाँ डीवी हो जाएगा वी डी टी, हाँ ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इसको बोलते हैं इंटेंसिटी। एनर्जी पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम हो गया इंटेंसिटी। हाफ रो वी स्क्वायर वीपी डेल एस बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर, सही है ना? सर एक बार और बता दो। अच्छा, हम देख लेते हैं, रुक जाओ। हम ये बता रहे हैं कि हमको यहाँ पर हमने इसमें एनर्जी स्टोर निकाल लिया। इस वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर थी, डी बाय डीवी, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज इक्वल टू हाफ रो वी स्क्वायर डेल एस बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर, इसका 2 टाइम्स, यही ना? सो डी बाय डीवी हो जाएगा, पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हाफ रो वी स्क्वायर, हाँ ठीक है, डेल एस बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर, डेल एस बाय, ये तो हो गया बी, ये हो गया बी, ये हो गया बल्क मॉडुलस, ये बल्क मॉडुलस इंटू डेल एस बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं बल्क मॉडुलस इंटू डेल एस बाय डेल टी का होल स्क्वायर बाय वी स्क्वायर, सही है? because del s by del x is equal to minus of del s by del x, del s by del x is equal to minus of 1 by v times of del s by del t, ये था ना पार्टिकल वेलोसिटी। देखो माइनस साइन तो होगा ही, और डायमेंशनली सोचो, ये डायमेंशनलेस है, इसको भी डायमेंशनलेस बनना है तो यहाँ v से डिवाइड करना पड़ेगा। डेल एस बाई डेल टी वी है ना, v बाई वी होगा तभी तो होगा डायमेंशनलेस ना। या अगर इसको यहां डालते, ये डायमेंशनलेस इनटू v, क्या होता है डेल एस बाई डेल टी, डायमेंशनल, ठीक है? तो ये हो गया तुम्हारा इसका एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम किसी पॉइंट पर, या ये है। इससे अगर हम बात करें एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ये है, तो हम ये जानना चाहते हैं इसकी इंटेंसिटी क्या है। इंटेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। यहां हमको एरिया और टाइम, ये है एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। हम पहले इसी को लिख लेते हैं, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम को लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ दिस चैम्बर। इसको मान लेते हैं dx लेंथ, इसको मान लेते हैं dx लेंथ। तो क्या इसको लिख सकते हैं, एरिया इंटू dx, वॉल्यूम को लिख सकते हैं एरिया इंटू dx इज इक्वल टू बल्क मॉडुलस इंटू डेल एस बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको क्या करते हैं, हमको डिवाइड करना है dt से भी, हमको इसको डिवाइड, चलो इसको पहले उधर लेके चले जाते हैं। तो dE बाय एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा b इंटू डेल एस बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर इंटू dx। हमको यहाँ dt भी चाहिए, हम dt से डिवाइड कर देते, यहाँ इसको dt से डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड। ये क्या हो गया बताओ, एनर्जी स्टोर्ड फॉलिंग पर सेकेंड, एनर्जी पासिंग पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, सही है? एनर्जी पासिंग पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, क्या ये इंटेंसिटी है? यहां से आ जाएगा आपको इंटेंसिटी इज इक्वल टू, इसको क्या लिख दें dx by dt को, व्हाट इज dx by dt, वेव वेलोसिटी, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द वेव। तो ये हो जाएगा b इंटू v इंटू डेल एस बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर। ये हो गया इंटेंसिटी किसी पॉइंट पे। इसी को अगर आप पार्टिकल वेलोसिटी के टर्म में लिखना चाहेंगे, अगर इसको, ये कितना आ जाएगा बताओ, b स्क्वायर बाय b बाय, अगर हम इसको लिखना चाहते हैं इसके टर्म में, डेल एस बाय डेल एक्स को हम लिख रहे हैं इसके टर्म में, तो क्या लिखेंगे बताओ, तो क्या लिखेंगे? तो इसको हम लिख देंगे, अच्छा चलो हम इसको एक काम करें, डेल एस बाय हमारा एस अगर फंक्शन था, एस इज इक्वल टू एस नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो डेल एस बाय डेल एक्स क्या हो जाएगा बताओ, डेल एस बाय डेल एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एस नॉट के कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी, होगा ना?
देखो, जब साउंड चल रहा है एनर्जी चल रहा है, एनर्जी किसी एक पर्टिकुलर एरिया को पार कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, किसी इंस्टेंट पे पर सेंटीमीटर स्क्वायर कितना एरिया एनर्जी पर सेकंड उसको पार कर रहा है, वो है। साउंड एनर्जी कितना इंटेंसिटी से उस एरिया पे गिर रहा है, ऐसा। हाँ, मतलब कि अगर ये हम कहें ये एक एरिया इस तरह से है, तो यहां से एनर्जी पार हो रहा है लेफ्ट टू राइट। मतलब इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव है। हाँ, इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव है। ओके सर। ठीक, और ये अलग अलग आएगा, कहीं ज्यादा रेट से चलता है, कहीं कम रेट से चलता है। मतलब एक तरह से हाँ, साइनसॉइडल फंक्शन है इसलिए। इसीलिए ये एक किस्म का बल्ब है, ये किस्म का लाइट है जो ब्राइटेस्ट यहाँ है, थोड़ा यहाँ डिम है, थोड़ा यहाँ और ब्राइट है, उसकी इंटेंसिटी बल्ब की धीरे लेफ्ट टू राइट चेंज हो रही है, तो वो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको देखें, हम डाल दें इसको, ये क्या आएगा, तो बी इंटू वी एस नॉट स्क्वायर के स्क्वायर कॉस स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक, बट यहां से हम क्या देख सकते हैं, बी के एस नॉट क्या था, बी के एस नॉट था पी नॉट, और पी नॉट के टर्म में कहें तो क्या लिख देंगे, इसको क्या लिख देंगे, बी के एस नॉट का मतलब है पी नॉट, तो इसको क्या लिख सकते हैं, वी इंटू पी नॉट का होल स्क्वायर बाय बी। देखो तो इसको और इसको स्क्वायर सबको साथ ले, बी एक नीचे डाल दो, बी स्क्वायर एस नॉट स्क्वायर के स्क्वायर, बी स्क्वायर एस नॉट स्क्वायर के स्क्वायर बाय बी इंटू वी इंटू कॉस स्क्वायर दिस। खैर जो भी है, हमको इससे कोई मतलब नहीं है, ये सब हम स्टैंडिंग वेव में जाएंगे तब हम उसमें बताएंगे एनर्जी किस तरह से होता है चेंज। अभी तो हमारे लिए इसका बहुत वो नहीं है। ठीक है, बस ये समझो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। किसी भी वेव में इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर होता है। हेलो, हाँ 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 सर, मैं इसमें मैं क्लास में, मैं क्लास के बाद कॉल करता हूँ। ठीक है, देखो अगर ये फैक्टर सेम हो, बल्क मॉडुलस किसकी है, मीडियम की, वेलोसिटी किसमें है, मीडियम में। अगर मीडियम सेम रहेगा तो इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर होता है। अगर मीडियम सेम रहेगा किसी भी वेव का, सिर्फ साउंड वेव नहीं, लाइट वेव नहीं, कोई भी वेव, अगर मीडियम सेम रहेगा तो हम जो कहना चाहते हैं वो समझो, मेन इसका जो पढ़ाने का मकसद है, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। इसका मतलब हुआ इफ मीडियम इज सेम, अगर आप एम्पलीट्यूड को डबल कर देंगे तो इंटेंसिटी 4 गुना हो जाएगी। एग्रीड? और अगर आप क्या चीज, वैसे तो पी नॉट है, बट एस नॉट में तो फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एस नॉट और पी नॉट प्रोपोर्शनल ही है। अगर आप इंटेंसिटी को, अगर एम्पलीट्यूड डबल करेंगे इंटेंसिटी 4 गुना होगी, और अगर आप इंटेंसिटी को डबल करना चाहते हैं तो एम्पलीट्यूड को √2 टाइम्स करना होगा। एग्रीड? ये मेन चीज है, क्योंकि अभी इसका यूज करेंगे, अभी इंटरफेरेंस में जब जाएंगे तो, और ये सिर्फ यही नहीं, नेक्स्ट चैप्टर में भी यूज करेंगे। अब इसको हम बता रहे हैं, देखो अब समझो दो वेव्स का इंटरफेरेंस कैसे होता है, दो वेव्स का इंटरफेरेंस कैसे होता है, उसको डील कैसे करते हैं, और जो भी हम ट्रिक बताएंगे, हम इस ट्रिक्स को, इस मेथड्स को हम हर वेव में यूज करते हैं। दो वेव्स का इंटरफेरेंस कैसे होता है, पहले हम इसको कर रहे हैं। देखो ये बताओ कि दो वेव्स, हमने दो एसएचएम का इंटरफेरेंस पढ़ा था, सुपरपोजिशन ऑफ 2 एसएचएम किया था, लास्ट चैप्टर में किया था। तो हम जानना चाहते हैं इंटरफेरेंस ऑफ या सुपरपोजिशन ऑफ
two SHMs या two waves having same frequency and moving in same direction. सेम फ्रीक्वेंसी जब होता है उसको हम बोलते हैं कोहेरेंट सोर्सेस. क्या बोलते हैं? कोहेरेंट सोर्सेस. इसमें क्या होता है, इनका फेजर जो घूमता है ना, इनका फेजर जो घूमता है, पहला वेव मान लो यहां पर है और दूसरा वेव मान लो यहां पर है, और दोनों सेम ओमेगा से घूम रहा है, और दोनों सेम ओमेगा से घूम रहा है. तो इन दोनों के बीच का जो म्यूचुअल एंगल होता है डेल्टा, जिसको हम बोलते हैं फेज डिफरेंस, वो समय के साथ नहीं बदलता है. ये θ1 बदलेगा, ये θ1 जो है समय के साथ बदलता है, और ये θ2 भी समय के साथ बदलता है. बट θ2 माइनस θ1 जो है फेज डिफरेंस वो सेम रहता है, रहेगा ना, ओमेगा सेम है. तो इनको बोलते हैं कोहेरेंट सोर्सेस, इनको बोलते हैं कोहेरेंट सोर्स. अगर ओमेगा सेम ना हो तो बोलते हैं इनकोहेरेंट सोर्सेस. वो भी बताएंगे क्या होता है उसमें. ठीक, तो मान लो एक इक्वेशन वेव है जिसकी इक्वेशन है, एक वेव है जिसकी इक्वेशन है P1 इज इक्वल टू P01 साइन kx माइनस ओमेगा टी. हम फिर से बता रहे हैं, हम यहां dp नहीं लिख रहे हैं, बट हम मेंटली इस बात को समझते हैं, जानते हैं, ऑब्वियस है, ये हमें मेरा अंडरस्टैंडिंग है. ये प्रेशर चेंज इन प्रेशर होता है. ये साउंड वेव का इक्वेशन है. लाइट वेव में जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर में, यहां होगा E1 इज इक्वल टू E01, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करेगा. EM वेव में सब कुछ वही रहेगा. SHM में थे तो यहां पे k नहीं होता था, सिर्फ ओमेगा टी होता था. सब कुछ वही है. P2 दूसरा वेव है, उसकी एम्पलीट्यूड है P02 साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस डेल्टा. डेल्टा को क्या बोलते हैं? दोनों के बीच के एंगल का डिफरेंस. क्या बोलते हैं? फेज डिफरेंस. डेल्टा को क्या बोलते हैं? फेज डिफरेंस. अब जब दोनों मिलेगा, एक जगह पे दोनों पहुंचेगा, एक जगह दोनों पहुंचेगा. अगर पहला कंप्रेस कर रहा था, अगर पहला कंप्रेस कर रहा था, दूसरा भी कंप्रेस कर रहा है, तो अब डबल कंप्रेस होगा, ज्यादा कंप्रेस होगा. पहला कंप्रेस कर रहा था, दूसरा एलोंगेट कर रहा था, तो अब घट जाएगा, घटेगा ना. यस सर. यानी दोनों अगर सेम फेज में है, दोनों कंप्रेशन है या दोनों इलोंगेशन है, कंप्रेशन मिल रहा है, रेयर फ्रैक्शन मिल रहा है, तो कंप्रेशन और कंप्रेस हो जाएगा, रेयर फ्रैक्शन और रेयरफाई हो जाएगा. अगर कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन के साथ मिल रहा है और रेयर फ्रैक्शन कंप्रेशन के साथ मिल रहा है, हो सकता है नॉर्मल भी कर दे, एक दबाना चाहेगा, एक खींचना चाहेगा, दोनों मिलके बैलेंस कर देगा. तो होता क्या है, जब दोनों मिलता है, तो जब दोनों इंटरफेयर करता है, तो नेट प्रेशर होता है P1 प्लस P2. ये प्लस माइनस दोनों पॉसिबल, ये प्लस माइनस दोनों पॉसिबल है. अपने आप अगर माइनस साइन है किसी का, अपने आप माइनस हो जाएगा. हमको सिर्फ दोनों को ऐड करना है. इसमें प्लस माइनस साइन भी इंटरनली है, अगर माइनस होना है तो अपने आप वो माइनस हो जाएगा. P1 प्लस P2 ये हो जाएगा. देखो P01 साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस P02 साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस डेल्टा. जब ये दोनों मिलेगा तो ये बनेगा. तो रिजल्टेंट वेव जो इक्वेशन बनता है वो इस तरह से बनेगा. P0 साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस 5. ये होता है रिजल्टेंट वेव इक्वेशन. ये क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट वेव इक्वेशन. इसको बोलते हैं हम लोग रिजल्टेंट वेव इक्वेशन. जो नया वेव बनेगा ये होता है रिजल्टेंट वेव इक्वेशन. यहां P0 की वैल्यू, P0 को क्या बोलते हैं? प्रेशर एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट प्रेशर एम्पलीट्यूड. इसकी वैल्यू आती है अंडर रूट ऑफ P01 स्क्वायर प्लस P02 स्क्वायर प्लस 2 P01 P02 कॉस डेल्टा. हम ये कर चुके हैं. अगर कॉस डेल्टा, इफ कॉस डेल्टा इज 1, इसकी वैल्यू अगर मैक्सिमम हो जाए,
यानी डेल्टा की वैल्यू कितना 2n पाई, 2 पाई का मल्टीपल, देन द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम कितना हो जाएगा P01 प्लस P02 का होल स्क्वायर, ये होगा P01 प्लस P02, ये मैक्सिमम होगा। इसको क्या बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसका पहला नाम है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसका दूसरा नाम है इन फेज, इन फेज, इसका तीसरा नाम है लाइट के केस में ब्राइट फ्रिंज, साउंड के केस में लाउड फ्रिंज, हीट के केस में हॉट फ्रिंज, स्ट्रिंग के केस में पॉइंट ऑफ जीरो डिफ्लेक्शन, लाइट के केस में ब्राइट फ्रिंज, इसको बोलते हैं मैक्सिमा भी बोलते हैं। इसका चौथा नाम है ब्राइट, या यहां पे क्या बोलेंगे लाउडेस्ट पॉइंट, साउंड केस क्या बोलेंगे लाउडेस्ट पॉइंट, यहां इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी क्योंकि जुड़ रहा है। दूसरा, अगर P0 की वैल्यू, अगर cos डेल्टा, इफ cos डेल्टा, इफ cos डेल्टा इज -1, यानी डेल्टा क्या हो जाएगा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, उस केस में ये कितना है इसको डालो -1, P01 माइनस P02 का होल स्क्वायर, P01 माइनस P02 का होल स्क्वायर, उसका रूट, ये हो जाएगा P हो जाएगा P0 इज इक्वल टू P01, ये हो जाएगा P01 माइनस P02 का मॉड। ठीक, इस केस में ये मिनिमम होता है, और दोनों इक्वल होगा तो बिल्कुल जीरो हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दूसरा नाम आउट ऑफ फेज, यहां था इन फेज, यहां आउट ऑफ फेज, इन फेज आउट ऑफ फेज, मिनिमा, मैक्सिमा का करस्पॉन्डिंग और होता है मिनिमा। और क्या बोलेंगे साइलेंट पॉइंट, क्योंकि साउंड वेव है, इसको बोलेंगे साइलेंट पॉइंट। यहां दो स्पीकर है बट दोनों यहां इस तरह से मिल रहा है कि साउंड खत्म हो जा रहा है, वन साउंड ईट्स अनदर साउंड, वन साउंड ईट्स अनदर साउंड। और डेल्टा नहीं भी पता हो तो इतना तो पता है कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की वैल्यू P01 प्लस P02 से ज्यादा नहीं होगी और P01 माइनस P02 के मॉड से कम नहीं होगी। एग्रीड? यस सर। हाँ ध्यान बताओ। सर इसमें आपने बोला कि इसको आउट ऑफ फेज बोलते हैं, हाँ, तो आउट ऑफ फेज मतलब वो नहीं हुआ कि डेल्टा चेंज हो रहा है, मतलब ओमेगा दोनों के अलग है। नहीं नहीं नहीं, आउट ऑफ फेज का मतलब है एक ऐसे है दूसरा ऐसे है, दोनों मिल रहा है, एक का वेरिएशन ऊपर है, सेम है ना दोनों के बीच, क्या है फेज डिफरेंस तो दोनों के बीच में सेम है। हाँ फेज सेम है बट कितना है, सेम है बट कितना है, ये बताओ। +3 कूलम और +3 कूलम को ऐड कर दो, 3 + 3 कूलम हो गया 6 कूलम, और 3 + -3 कूलम हो गया 0 कूलम। यस सर। तो हम कहेंगे कि +3 कूलम और +3 कूलम इन फेज है और +3 कूलम और -3 कूलम आउट ऑफ फेज है। ठीक है सर। ठीक है, तो फिर अगर ओमेगा दोनों के अलग है तो क्या होगा? ओमेगा दोनों अलग है तो बता रहा हूं उस केस में क्या करते हैं। ओमेगा होता है जनरली अलग होता है, उसमें हम क्या करते हैं, हमको दिखता नहीं है, कोई सस्टेन्ड इंटरफेरेंस दिखता नहीं है, जहां मैक्सिमा है वही मिनिमा भी हो रहा है। क्यों होगा? इसके रेस्पेक्ट में ये बहुत तेज घूम रहा है, तो क्या होगा बताओ। इन दोनों का ओमेगा अगर मान लो सेम नहीं है तो क्या होगा, इन दोनों का ओमेगा मान लो कि सेम नहीं है, ये ज्यादा तेज चल रहा है, तो इसके रेस्पेक्ट में ये क्या करेगा, एक बार पाई पे जाएगा एंटी पैरेलल, यस सर। और फिर ऐसे घूमते हुए आएगा, इसके ऊपर ओवरलैप भी करेगा पैरेलल। यस सर। यानी डेल्टा की वैल्यू कहां से कहां वेरी करेगी, बहुत तेज वेरी करेगा, कभी कॉस डेल्टा होगा 0, कभी कॉस डेल्टा होगा 1, तो यहां ये फ्लक्चुएट करेगा। तुम जब तक कुछ देख पाओगे बदल जाएगा, इसीलिए वहां तुमको एवरेज वैल्यू दिखता है। एवरेज वैल्यू कॉस स्क्वायर की क्या होती है 1/2 होती है। यस सर। इसलिए दो कैंडल जलाओगे तो हमेशा I + I 2I दिखता है, क्योंकि दोनों कैंडल इनकोहेरेंट सोर्स है, तो वहां हमको एवरेज वैल्यू दिखता है। एक सेकंड में 10⁻14 पैटर्न बन रहे हैं,
एक सेकंड में 10 पर 14 पैटर्न बन रहे हैं, तो कुछ दिखता नहीं है। हमको क्या दिखता है? एवरेज वैल्यू। तो हम यहाँ स्क्वायरिंग जब करेंगे तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर डेल्टा को हम लेंगे, उसकी मीन वैल्यू लेंगे, उसकी फिक्स्ड वैल्यू नहीं लेंगे। आ रहे हैं उस पर। अब देखो, ये तो हो गया मेथड, ये तो हो गया प्रोसेस, बट एक्चुअली हम करते कैसे? हाउ वी फाइंड, ये तो हो गया मैथमेटिकल मेथड, बल्कि हम ये वेक्टर मेथड जो है इसको हम 2 से ज्यादा वेक्टर पे भी लगा सकते हैं। हमने क्या इसका वेक्टर मेथड निकाला था? एक यहां लाइन ड्रॉ कर दो, इस लाइन का नाम क्या दो? एक लाइन यहां ड्रॉ कर दो, इसका नाम दो kx माइनस ओमेगा टी, इसको क्या दो? रेफरेंस लाइन दो। एक लाइन ड्रॉ करो, इसको एंगल का रेफरेंस पॉइंट मान लो। किसको? इसको kx माइनस ओमेगा टी को क्या करो? एंगल का रेफरेंस लाइन मान लो। मान लिया। पहला जो वेक्टर है, एक वेक्टर बनाओ जिसकी मैग्नीट्यूड ऑफ p01, जो एम्पलीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ p01 और kx माइनस ओमेगा टी के साथ कितना बना रहा है? 0, क्योंकि इसी के साथ अलाइंड है। तो एक वेक्टर ये बनाओ, एक वेक्टर इस तरह से बनाओ। एम्पलीट्यूड कितनी लोगे इसकी? जो इसकी एम्पलीट्यूड है वो उसका लेंथ होगा। एंगल कितना बना रहा है? kx माइनस ओमेगा टी के साथ 0, इसको बना दो। दूसरा, इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है? p02, ये एक वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड है p02 और kx माइनस ओमेगा टी के साथ प्लस डेल्टा बना रहा है। प्लस डेल्टा का मतलब क्या है? उसके साथ एंटी क्लॉकवाइज में। तो ये एक दूसरा वेक्टर ले लो, ये सेकेंड वेक्टर है, ये p02 और ये इसके साथ एंगल क्या बना रहा है? डेल्टा, है ना। उसी तरह से तीसरा होता p03 साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस अल्फा, तो इसके साथ कितना बना था? kx माइनस ओमेगा टी अल्फा बना था। तीसरा ले लो, ले सकते हो ना। हाँ सर। उसके बाद क्या करो? ये सारे डायग्राम बना लो। अब इन सारे वेक्टर का जो वेक्टर सम होगा, इन सारे वेक्टर का, इसका और थर्ड भी है, उसका जो वेक्टर सम होगा वो बनेगा कुछ इस टाइप से। जो इन सब का वेक्टर सम आएगा वो आएगा कुछ इस टाइप से। दिस इज वेक्टर सम ऑफ दिस एंड दिस वेक्टर। इस वेक्टर की लेंथ होगी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। ये वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा रिजल्टेंट वेव को, ये वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा रिजल्टेंट वेव को। ये जो वेक्टर सम है ना, ये होगा रिजल्टेंट वेव। और इसको कैसे निकालोगे बताओ? तुम या तो ज्योमेट्री है या तुम स्पेस में ये कर सकते हो, नहीं तो इसका x कंपोनेंट कितना? p01, इसका x कंपोनेंट कितना? p02 cos डेल्टा। तो नेट x कंपोनेंट कितना हो गया? टोटल x कंपोनेंट p01 प्लस p02 cos डेल्टा। y कंपोनेंट इसका कितना? 0, इसका y कंपोनेंट कितना? p02 sin डेल्टा। तो x कंपोनेंट निकाल लो, सबका जोड़ के y कंपोनेंट निकाल लो। ये जो होगा ये होगा अंडर रूट ऑफ x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर, होगा ना। यस सर। और ये एंगल जो बनेगा फाई, यहां जो दिए हम kx माइनस ओमेगा टी के साथ ये रिजल्टेंट वेव कितना बना रहा है? फाई। ये फाई क्या होगा? tan फाई इज इक्वल टू y कंपोनेंट बाय x कंपोनेंट। आ जाएगा ना। हाँ सर। यहां डाल दो, तुम्हारा सब कुछ आ जाएगा। तुम इसको 2 से ज्यादा वेक्टर पे एक्सटेंड कर सकते हो। जैसे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की जगह यंग्स ट्रिपल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, यंग्स 4 स्लिट एक्सपेरिमेंट, हम इसमें ये कर सकते हैं। इंटरफेरेंस का इलस्ट्रेशन बहुत सारा होता है, हम ऐसा करेंगे, क्वेश्चन आएगा जब तो करेंगे, ठीक है। तो ये होता है। नाउ ये तो मेथड हो गया, यानी सब कुछ किस पे डिपेंड कर रहा है? फेज पे, कि फेज डिफरेंस कितना है। दो सोर्स के बीच जब दोनों वेव मिले उनके बीच फेज डिफरेंस कितना है। बट प्रॉब्लम क्या होती है कि फेज दिखता नहीं है। फेज इज नॉट मेजरेबल डायरेक्टली। फेज का कोई टेप तो है नहीं कि टेप उठाओ और नाप लो फेज कितना है। भैया एक वेव आ रहा है, उस वेव की फेज कैसे नापे? कोई टेप तो है नहीं और कोई मेरे पास इंस्ट्रूमेंट भी नहीं जो उसका फेज नाप दे। तो हम क्या करते हैं? इनडायरेक्टली करते हैं। क्या करते हैं? हम पाथ डिफरेंस निकालते हैं। पहले पाथ डिफरेंस से फेज डिफरेंस निकालते हैं, तब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया मेथड। तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन फेज डिफरेंस। याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी तुमको फाइंड करना है वेव में,
वो है फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस सबसे इंपॉर्टेंट। फेज डिफरेंस पता चल गया तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड वगैरह सब पता चल जाएगा, ठीक है। अब फेज डिफरेंस निकालते कैसे, क्वेश्चन बनाने का जो तरीका होता है, ठीक बता रहा हूं। फेज डिफरेंस निकालने के लिए हम जो चीज मेजर कर सकते हैं वो है पाथ। हम डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, हम डिस्टेंस को कन्वर्ट कर देंगे फेज में। समझो कैसे। सो वर्किंग रूल क्या होता है, हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स ऑफ इंटरफेरेंस बोथ इन साउंड वेव्स एंड नेक्स्ट चैप्टर लाइट वेव्स, दोनों में यही करने वाले हैं इंक्लूडिंग वाईडीएससी में। देखो क्या होता है। ऑब्जेक्ट नेक्स्ट पढ़ाओगे? क्या चीज? बीम ऑब्जेक्ट नेक्स्ट लोगे सर? हाँ, इसके बाद सोच रहा हूँ कि उससे बहुत रिलेटेड है, ओके। ठीक है। देखो हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इंटरफेरेंस ऑफ टू और मोर वेव्स। अब समझो इसको तुम। पहले मैं ये तुमसे पूछना चाह रहा हूं, ये एक वेव है, दो आइडेंटिकल सोर्सेस है, दोनों ने वेव क्रिएट किया इस तरह से। ये मतलब पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा? पॉइंट 1 और पॉइंट 2, इस वेव और इस वेव के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा? कैसे निकाले पाई बाय 2? स्टार्टिंग में देखिए, ये 0 पे था, ये 0 पे था, ये पाई पे था, ये पाई पे था, ये 2 पाई पे था, ये 2 पाई पे था, ये 3 पाई पे था, ये 3 पाई पे था, ये कितने पे है? 3 पाई प्लस पाई बाय 2 ना। बेसिकली हम क्या देख रहे हैं, समझो कि जब पाथ का डिफरेंस, जब कोई वेव कितना डिस्टेंस चलता है, जब भी कोई दो पॉइंट के बीच में गैप, किसी वेव में जब भी किसी दो पॉइंट के बीच का गैप कितना होता है? लीनियर गैप, स्पेस में गैप। जब भी किसी दो पॉइंट के बीच का गैप होता है, जब ये पाथ का डिफरेंस, जब ये पाथ लेंथ जब भी ये कितना चलता है? लैम्डा, तो फेज का चेंज कितना आता है? एक साइकिल में फेज चेंज कितना आता है जी? 2 पाई। यस सर। ठीक है। जब पाथ डिस्टेंस लैम्डा चलता है, जब फेज का चेंज 2 पाई आता है, तो हम ये कह रहे हैं कि पाथ डिफरेंस, अगर दो वेव में पाथ डिफरेंस है, दोनों वेव का जन्म एक जैसा हुआ, एक ज्यादा दूरी चला, एक कम दूरी चला, एक ज्यादा दूरी चला और एक कम दूरी चला, तो जो ज्यादा चला उसके ज्यादा फेज का चेंज हुआ, जो कम चला उसके कम फेज का चेंज हुआ, क्योंकि जितना डिस्टेंस चलेगा उतना ज्यादा फेज चेंज होता है। तो फेज डिफरेंस अगर निकालना है कि जब दोनों मिला तो दोनों में फेज डिफरेंस कितना था, तो पहले ये जानना पड़ेगा दोनों में पाथ डिफरेंस। अगर पाथ डिफरेंस जिसको हम कहते हैं डेल्टा एक्स, और कोरेस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस इसको हम बोलते हैं डेल्टा। जब पाथ डिफरेंस होता है लैम्डा, तो फेज डिफरेंस होता है 2 पाई। सही है। जब पाथ डिफरेंस होगा यूनिटी, तो फेज डिफरेंस होगा 2 पाई बाय लैम्डा। जब पाथ डिफरेंस होगा डेल्टा एक्स,
तो फेज डिफरेंस होगा 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। सही है ना? यानी कि अगर आप पाथ डिफरेंस निकाल लें, अगर आप पाथ डिफरेंस निकाल लें तो आप उसको फेज डिफरेंस में कन्वर्ट कर सकते हो। और एक बार आपने फेज डिफरेंस निकाल लिया तो फिर तुम एम्पलीट्यूड निकाल सकते हो। पी नॉट हो जाएगा अंडर रूट पी नॉट 1 स्क्वायर प्लस पी नॉट 2 स्क्वायर प्लस 2 पी नॉट 1 पी नॉट 2 कॉस डेल्टा। बट डेल्टा तुम मेजर नहीं कर सकते, बट तुम डेल्टा को डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हो। याद रखना, डेल्टा कैनॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली, कैनॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली, बट path difference can be measured directly, can be measured directly। सही है ना? अब समझो यहां पर ये मैक्सिमा कब देगा? ये मैक्सिमा कब देता है? जब फेज डिफरेंस होता है 2 पाई का मल्टीपल होता है ना। और मैं फेज डिफरेंस यहां मैं इसको डाल दूं 2 पाई इंटू एन, यहां मैं अगर इसको डाल दूं 2 पाई इंटू एन, 2 पाई कट जाएगा तो डेल्टा एक्स हो जाएगा एल लैम्डा। इसका मतलब क्या होगा? मान लो एक वेव इस तरह से गया, ऐसे है, और दूसरा वेव यहां स्टार्ट हुआ, इसके पीछे स्टार्ट हुआ। एक सोर्स 1 था जिसने वेव इस तरह जनरेट किया, और एक दूसरा था सोर्स, और एक दूसरा सोर्स था जिसने वेव इस तरह से जनरेट किया। क्या दोनों ओवरलैप कर रहा है यहां पे? क्यों ओवरलैप कर रहा है? क्योंकि जहां भी कोई पॉइंट यहां पे ले लो, यहां से यहां तक की दूरी अगर x है तो यहां से यहां तक की दूरी लैम्डा प्लस एक्स है। सही है? इस देखो यहां से एक वेव स्टार्ट हुआ और यहां से वेव स्टार्ट हुआ, यहां एक सोर्स रखा है और यहां एक सोर्स रखा है, यहां सोर्स 1 यहां सोर्स 2, दोनों एक जैसा है। इस सोर्स ने यहां से वेव जनरेट किया जिसकी वेवलेंथ है लैम्डा, और इस सोर्स ने भी लैम्डा का ही जनरेट किया है, बट कुछ डिस्टेंस पीछे किया है। कितना डिस्टेंस पीछे किया है? लैम्डा डिस्टेंस पीछे किया है। तो क्या जब ये यहां पहुंचेगा तो एकदम इसके ऊपर ओवरलैप करता हुआ चलेगा? तो बेसिकली हो क्या रहा है? तुम इस पॉइंट को देखो, यहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, ये भी ऊपर ये भी ऊपर, इस डबल हो जाएगा। इसकी वजह से भी ऊपर था, इसकी वजह से भी ऊपर था, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है सेम डायरेक्शन में। तो इसकी जो रिजल्टेंट जो बनेगी वेव वो इस तरह से बनेगी, दोनों मिलेगा तो इस तरह से बनेगा ना। क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों हो रहा है ऐसा? इसलिए हो रहा है क्योंकि किसी भी पॉइंट पे जो 1 से चला हुआ वेव पहुंचा x1 और जो 2 से चला हुआ वेव पहुंचा x2, दोनों डिफरेंस कितने का है? लैम्डा का है ना? अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, ये फर्स्ट वेव, ये सेकेंड वेव लैम्डा बाय 2 पीछे स्टार्ट कर रहा हूं। पहला वेव यहां स्टार्ट हुआ था, पहला वेव यहां स्टार्ट, दूसरे वेव को मैं लैम्डा बाय 2 पीछे स्टार्ट कर रहा हूं। अब देखो क्या होगा, हो जाएगा डिस्ट्रक्टिव। क्योंकि अब जब ये यहां पहुंचेगा ये माइनस साइन फॉर्म में होगा और ये साइन फॉर्म में ऊपर और नीचे कैंसिल आउट करेगा ना। तो बेसिकली है क्या, देखो जब एक वेव दूसरे के ऊपर ऐसे ओवरलैप करता है, यानी या तो साइन हो या एक साइकिल पीछे खींच दो फिर से ओवरलैप ही करेगा, 2 साइकिल पीछे खींच दो फिर से ओवरलैप ही करेगा। मान लो मेरे पास अगर कुछ इस टाइप से कोई क्वेश्चन है, मेरे पास इस टाइप से 2 वेव्स है, ऐसे एक वेव है और ऐसे मान लो एक दूसरा वेव है। ठीक है ना? मैं अगर इस वेव को, लंबा है इधर भी लॉन्ग इधर भी लॉन्ग है, मैं अगर इस वेव को फिक्स रखूं और इस वेव को एक साइकिल पीछे खींच दूं, एक कंप्लीट साइकिल, फिर से करेगा ओवरलैप करेगा ना। और क्या हुआ?
और अगर मैं इसको 2 साइकिल 3 साइकिल 4 साइकिल खींचूं तब भी ओवरलैप करेगा। लेकिन अगर मैं इसको हाफ साइकिल खींच दूं तब क्या होगा बताओ। अगर मैं इसको हाफ साइकिल खींचूं इतना डिस्टेंस, ये पॉइंट यहां पहुंच जाएगा, अब ये ऐसे स्टार्ट होगा, अब डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि पाथ लेंथ को हम करस्पॉन्डिंग क्या करते हैं, देखो फेज डिफरेंस में जहां 2 पाई होता है, फेज डिफरेंस जहां 2 पाई होता है, मैं वहां पाथ डिफरेंस में लैम्डा डाल देता हूं। फेज डिफरेंस में 2 पाई, पाथ डिफरेंस में लैम्डा। फेज डिफरेंस 2 पाई इज इक्वल टू लैम्डा। 2 पाई का फेज और लैम्डा का डिस्टेंस बराबर है। इस तरह करते हैं। उसी तरह से अगर डिस्ट्रक्टिव करना होगा, अगर मिनिमा करना होगा, अगर मिनिमम करना होगा तो क्या करोगे बताओ। कॉस डेल्टा -1, कॉस डेल्टा को क्या होना चाहिए मिनिमम के लिए -1, यानी डेल्टा की वैल्यू कितनी होती थी, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होता था ना। इसी को अगर मैं फेज के टर्म में कहूं, यहां डाल देते हैं डेल्टा को, यहां डाल देते हैं, डेल्टा x हो जाएगा n+12 लैम्डा। यहां क्या था n लैम्डा, यहां कितना n+12 लैम्डा, λ/2 3 λ/2 n+12। खैर जो भी है, अभी देखो क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। हम सबसे पहले पार्ट डिफरेंस निकालते हैं, स्टेप्स लिख रहा हूं मैं, फिर मैं उसको इलस्ट्रेट करूंगा, फिर हम क्वेश्चंस पे आएंगे। तो समझ लेना, हम पाथ डिफरेंस निकालते हैं, फिर फेज डिफरेंस निकालते हैं, तब क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक, तो जरा देखो स्टेप्स क्या होते हैं किसी क्वेश्चन ऑफ इंटरफेरेंस को सॉल्व करने के, और यही हम आईडीएससी में भी करते हैं। हम सब जगह यही करते हैं, जहां भी इंटरफेरेंस के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं हम यही करते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप हम क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप हम क्या करते हैं, हम करते हैं फाइंड पाथ डिफरेंस। पहला होता है स्टेप 1। स्टेप 1 क्या होता है, एक सोर्स दिया होता है S1, एक सोर्स दिया होता है S1, दूसरा सोर्स दिया होता है S2। ठीक है, हमको 2 सोर्स दिया होता है S1 और S2। हमसे क्वेश्चन जब पूछा जाता है यहाँ S1 होता है, यहाँ S2 होता है। ठीक है, और मेरे से ये कहा जाता है कि भाई आपको जो है यहां पर इसका वो निकालना है, आपको यहां पर जो है उसका, ये S1 है और ये S2 है, 2 सोर्स दिए होते हैं, कहा जाता है एक जैसा है। कोई पॉइंट होता है यहां स्पेस में P, हमसे कहा जाता है यहां पर वेव पहुंच रहा है और यहां पर भी इसका वेव पहुंच रहा है। आपको बताना है यह कंस्ट्रक्टिव होगा डिस्ट्रक्टिव होगा कि क्या होगा, एम्पलीट्यूड क्या होगा, इंटेंसिटी क्या होगा, कुछ भी। यहां से ये वेव चला ऐसे, यहां से ये वेव चला ऐसे, चलता गया, अपने साइकिल्स कंप्लीट करते 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 ये यहां पहुंचा। दूसरा वेव यहां से चलना शुरू किया, ये भी साइकिल कंप्लीट कर रहा है, ऐसे ऐसे करता जा रहा है, यहां पहुंचेगा। वहां जब पहुंचेगा तो पहले के कारण कुछ वैल्यू होगी, दूसरे कारण कुछ वैल्यू होगी। मान लो पहले के कारण वैल्यू है 3, दूसरे कारण है 2, तो 3 + 2 5 हो जाएगा। अगर पहले के कारण वैल्यू है 3, दूसरे कारण है -2, तो 3 + -2 1 हो जाएगा। पहले के कारण वैल्यू है मान लो 8, दूसरे के कारण वैल्यू है 0, तो 8 रहेगा। पहले के कारण वैल्यू है +5, दूसरे के कारण -5, दोनों कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। तो हमको ये जानना है कि इसकी वैल्यू यहां जाके इसकी वैल्यू यहां जाके क्या होगी, बेसिक चीज वो है, बेसिक चीज यू है। तो हम क्या करते हैं स्टेप 1 में, क्या करते हैं हम स्टेप 1 में क्या करते हैं, फाइंड इफ दिस टोटल डिस्टेंस, फाइंड S2P minus S1P, that is equal to x2 minus x1, and that is equal to delta x, and that is equal to path difference। दोनों जो डिस्टेंस चले, दोनों ने यहां से यहां तक ट्रेवल करने में डिस्टेंस चला, उनके बीच में डिफरेंस कितना है, व्हाट इज द डिफरेंस इन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बिटवीन देम। इसको कैसे निकालते हैं, यहां हम यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हो। दूसरा क्या यूज कर सकते हो, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। अगर कुछ अप्रोक्सीमेशन के दिए हुए तो तुम यह ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हो। ये तुम्हारे हाथ में, तुम क्या यूज करना चाहते हो वो तुम्हारे पास टेक्निक है, बट तुम्हें निकालना पड़ेगा। पहला स्टेप है फाइंड पाथ डिफरेंस। दूसरा लास्ट होता है स्पेशल मेथड। 99% केस में स्पेशल मेथड लगता है, जो मैं अभी तुमको बताऊंगा। स्पेशल मेथड, इसको निकालना पड़ेगा, पहला स्टेप इसको निकालना पड़ेगा। निकल गया, जब ये डेल्टा एक्स निकल गया, अब इसको क्या करो, फेज डिफरेंस में कन्वर्ट कर लो।
यहां तो पाथ का डिफरेंस निकला ना, अब इसको फेज डिफरेंस करो। स्टेप 2, कन्वर्ट इट इनटू फेज डिफरेंस, कन्वर्ट इट इनटू फेज डिफरेंस। कैसे? डेल्टा इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। फेज डिफरेंस आ गया। जब फेज डिफरेंस चला है, अब क्या करोगे? अब क्या करो? स्टेप 3 में आओ, फाइंड एम्पलीट्यूड। पी नॉट 1 स्क्वायर प्लस पी नॉट 2 स्क्वायर प्लस 2 पी नॉट 1 पी नॉट 2 कॉस डेल्टा। दिस इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, दिस इज द रिजल्टेंट। डेल्टा निकल ही चुका है, पी नॉट 1 और पी नॉट 2 दिया हुआ रहता है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ये निकाल सकते हो। स्टेप कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है फाइंड द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी। तो याद रखना, अगर इसकी इंटेंसिटी है I01, इसकी इंटेंसिटी है I02, इसकी इंटेंसिटी है I01, इसकी इंटेंसिटी है I02, तो होगा क्या? P01 I01 इंटेंसिटी ऑफ द फर्स्ट सोर्स इज प्रोपोर्शनल टू P01 का स्क्वायर, सही है। इंटेंसिटी ऑफ द सेकेंड सोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड ऑफ सेकेंड सोर्स का स्क्वायर। इंटेंसिटी का मैक्सिमम वैल्यू, और एक पैटर्न बन रहा है, एक स्क्रीन पे एक पैटर्न बन रहा है, कहीं मैक्सिमा कहीं मिनिमा कहीं कंस्ट्रक्टिव कहीं डिस्ट्रक्टिव, तो उस केस में आई मैक्स प्रोपोर्शनल टू क्या होगा बताओ? एम्पलीट्यूड के मैक्सिमम वैल्यू का स्क्वायर। और एम्पलीट्यूड का मैक्सिमम वैल्यू जहां ही बनेगा कितना बनेगा? P01 प्लस P02 का होल स्क्वायर। जबकि आई मैक्स का आई का मिनिमम वैल्यू किसके प्रोपोर्शनल होगा? जो इंटेंसिटी की मिनिमम वैल्यू है उसका स्क्वायर। ये हो जाएगा P01 माइनस P02 का होल स्क्वायर। यहां से तुम कोई भी रेशियो निकाल सकते हो। I01 बाय I02, इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट सोर्स बाय इंटेंसिटी ऑफ सेकेंड सोर्स होगा P01 बाय P02 होल स्क्वायर। यानी अगर हमको इंटेंसिटी का रेशियो दिया है, हम उसके एम्पलीट्यूड का रेशियो निकाल सकते हैं। और अगर हमको एम्पलीट्यूड का रेशियो दिया है, हम दोनों सोर्सेस के इंटेंसिटी का रेशियो निकाल सकते हैं। आई मैक्स बाय आई मीन, आई मैक्स बाय आई मीन हो जाएगा P01 प्लस P02 बाय P01 माइनस P02 का होल स्क्वायर। एक देके दूसरा पूछता है, हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक, ये इसका मेथड है। एग्जांपल ले रहे हैं, देखो ये एक सोर्स है S1 और एक दूसरा सोर्स है S2। ये है सोर्स S1 और ये सोर्स है S2। दोनों के बीच की दूरी दी हुई है 5 मीटर। हाँ, क्या किए? X2 और X1 वो है जो उसने मूव किया। हाँ, ओके, डिस्टेंस जो ट्रेवल किया। ठीक है, ये देखो S1 है और ये S2 है। दो स्पीकर है, लाइट के सोर्स है या साउंड के सोर्स है, कुछ भी है, दो सोर्स है आइडेंटिकल, S1 और S2 है। इनके बीच की दूरी दी हुई है 5 मीटर। कितनी दी हुई है? 5 मीटर। यहां से ड्रॉप करते हैं, यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन है यहां पर, और यहां पर 12 मीटर की दूरी पे, यहां 12 मीटर की दूरी पे एक डिटेक्टर रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? डिटेक्टर। इसको बोलते हैं डिटेक्टर, जो साउंड को डिटेक्ट कर सकता है। यहां से वेव जाएगा, यहां तक पहुंचेगा, और यहां से एक वेव जाएगा जो यहां तक पहुंचे। दो सोर्सेस हैं, दो सोर्सेस हैं, ये दोनों पहुंचेंगे यहां पे। एग्रीड? इसकी एम्पलीट्यूड है P01, इसकी एम्पलीट्यूड, दोनों की एम्पलीट्यूड सेम है, दोनों की एम्पलीट्यूड सेम है। ठीक है, ये 90 डिग्री है, समझ रहे हो? दो सोर्स है S1 और S2, S1 और S2। इसके परपेंडिकुलर लाइन पे यहां पे एक डिटेक्टर रखा हुआ है। यहां से साउंड डिटेक्टर पहुंच, यहां पहुंचा। डिटेक्टर को क्या डिटेक्ट होगा? कौन सा एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी डिटेक्ट होगा? हमको ये जानना है। हमको ये बताया गया है फाइंड रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड
at detector if question number 1 lambda is equal to अगर वेव की लैम्डा कितनी है 0.5 मीटर है, सेकेंड अगर लैम्डा की वैल्यू 2 मीटर है, और थर्ड अगर लैम्डा की वैल्यू 4 मीटर है, तीनों केस में क्या होगा? तो ये बताओ, पहले तो तुम S1 से लेके D तक की डिस्टेंस निकालो, कितनी है? 12। इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 12। इसने कितना ट्रेवल किया टोटल डिस्टेंस? 13 किया ना, अंडर दिस स्क्वायर 13। तो पाथ डिफरेंस कितना होगा बताओ? 13 माइनस 12 1 मीटर होगा? यस सर। 1 मीटर। ठीक, एक काम करते हैं, चलो ठीक है, लैम्डा हो गया, इसको ले लेते हैं 0.25 मीटर। तो ये बताओ, इस केस में अगर लैम्डा 0.5 मीटर है तो फेज डिफरेंस कितना है? 2 पाई बाय लैम्डा इंटू 1, सही है ना? 2 पाई बाय लैम्डा है 0.5 इंटू पार्ट डिफरेंस, यही ना? कितना आ गया? cos 4 पाई कितना होता है? 1 मैक्सिमम होता है। तो यहां एम्पलीट्यूड होगा 2p01, यहां एम्पलीट्यूड होगा 2, यहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पॉइंट है। ये बताओ यहां डेल्टा कितना होगा? 2 पाई बाय 2 टाइम्स ऑफ 1, पार्ट डिफरेंस तो वही है, ज्योमेट्री वही है। अगर लैम्डा 2 मीटर होता तो कितना होता? पाई डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस cos पाई -1 होता है, ये हो जाएगा 0, एम्पलीट्यूड हो जाएगा 0, इंटेंसिटी हो जाएगा 0, होगा ना? यहां बताओ 2 पाई बाय लैम्डा इंटू 1, 8 पाई। अच्छा तो इसको एक काम, इसको 4 कर दो, सॉरी मैं थोड़ा गलत कर दिया, इसको 4 मीटर का लैम्डा कितना हो गया? 2 पाई बाय लैम्डा इंटू 1 कितना आ गया? पाई बाय 2, 2 पाई बाय 4 इंटू 1 पाई बाय 2 मतलब cos पाई बाय 2 कितना होता है? 0। तो हो गया √2 p01, ये हो गया √2 टाइम्स ऑफ p01, सही है? यहां इंटेंसिटी होगी 4I01, और इसकी इंटेंसिटी है I01, और इसकी इंटेंसिटी है I01, इसकी इंटेंसिटी I01, यहां इंटेंसिटी होगी 4 टाइम्स ऑफ द इंडिविजुअल इंटेंसिटी, और यहां इंटेंसिटी होगी 0, और यहां इंटेंसिटी होगी 2 टाइम्स। एम्पलीट्यूड √2 टाइम्स, इंटेंसिटी 2 टाइम्स, एम्पलीट्यूड डबल, इंटेंसिटी 4 टाइम्स। अब बताओ, अगर लैम्डा होता, इसी क्वेश्चन में अगर हम कर दें चेंज, कि अगर लैम्डा होता, मान लेते हैं अगर लैम्डा होता, ठीक है 60 डिग्री तो हो गया 6 मीटर, तो क्या होता? डेल्टा कितना होता? 2 पाई बाय लैम्डा इंटू 1 कितना होता? पाई बाय 3। तो उस केस में cos अंडर p01 स्क्वायर प्लस p01 स्क्वायर प्लस 2p01 इंटू p01 cos 60 डिग्री, cos 61/2, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आता √3 p01 आता। तो तुमको यही करना है, हर क्वेश्चन तुमको यही करना है। कभी कभी क्या करता है, एक रेंज दे देता है, कभी कभी क्या कहते हैं रेंज देता और पूछता है कि क्या होगा। एस वर्मा की बुक निकालो, एक क्वेश्चन लेते हैं समझने के लिए, रेंज वाले क्वेश्चन, उसमें कैसे करते हैं। पेज नंबर आ जाओ, पेज नंबर 354 क्वेश्चन नंबर 29, 354 क्वेश्चन नंबर 29, पेज नंबर 354 क्वेश्चन नंबर 29, पेज नंबर 354 क्वेश्चन नंबर 29।
इसमें एक रेंज दे दिया है कॉम्बिनेशन ऑफ वेव, और पूछा कौन कौन सा वेवलेंथ एब्सेंट होगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, कौन कौन सा प्रेजेंट होगा। तो क्या करना है, देखो पेज 354 क्वेश्चन नंबर 29 SCV। व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज दैट, हमसे ये कहा गया है दो स्पीकर एक जैसे हैं, दो स्पीकर एक जैसे हैं, S1 ये है, S2 ये है, कान यहां रखा हुआ है, ईयर है, ये 3.20 मीटर, ये 2.40 मीटर, ये देखो 0.8 का 4 गुना है, ये 0.8 इंटू 4, ये 0.8 इंटू 3, ये हो जाएगा 0.8 इंटू 5, ये कितना हो जाएगा 0.8 इंटू 5, क्योंकि 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर क्या होता है 5 स्क्वायर होता है। तो ये है, इसको 0.8 का ये 4 गुना है, ये 0.8 का 3 गुना है, ये 0.8 का 5 गुना, 4 मीटर हो जाएगा। तो सबसे पहले डेल्टा एक्स निकाल लो, ये डिस्टेंस हो गया x1 और ये डिस्टेंस हो गया x2। सो x2 माइनस x1, डेल्टा x पहला स्टेप में निकाल लो, दैट इज x2 माइनस x1 एंड दैट इज 0.8 मीटर। सेकेंड स्टेप, तुमसे पूछा है ये एक मोनोक्रोमैटिक साउंड नहीं दे रहा है, इसमें बहुत सारे वेवलेंथ का कॉम्बिनेशन है, यहां से यहां तक, किसका किसका वहां कंस्ट्रक्टिव हो रहा है, किसका किसका वहां डिस्ट्रक्टिव हो रहा है। तो ये बताओ, अगर मैं ये चाहता हूं मिनिमम साउंड, मिनिमम ना पूछा है, तो मिनिमम किसका बनेगा, इसके लिए हम क्या करते हैं, हम जानते हैं मिनिमम का कंडीशन क्या होता है, मिनिमम का कंडीशन होता है डेल्टा एक्स शुड बी इक्वल टू n प्लस हाफ लेमडा, या फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई, या उसको मुझसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको अगर इसमें देखें, फेज डिफरेंस क्या होता है 2n प्लस 1 पाई, बट पाई का मतलब है लैम्डा बाय 2, पाई का मतलब है लैम्डा बाय 2, यही ना, 2 को भीतर लेके चले जाओ। अब बताओ, यहां पे डेल्टा एक्स तो तुमको पता है, डेल्टा एक्स तुमको पता है कितना है भाई, डेल्टा एक्स क्या है था यहाँ 0.8 है ना, n प्लस हाफ, लैम्डा का वैल्यू होता है वेलोसिटी बाय फ्रीक्वेंसी, यही ना, यस सर। तो 0.8 होना चाहिए क्या, n प्लस हाफ, वेलोसिटी कितना दिया हुआ है जी 320 मीटर पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी का रेंज दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी का रेंज दिया हुआ है, बिकॉज फ्रीक्वेंसी का एक रेंज है, n का भी एक रेंज मिलेगा, फ्रीक्वेंसी को वेरी करेंगे लोएस्ट से स्मॉलेस्ट, ये भी चेंज होगा सम टू सम। तो एक काम, इसको दो एक्सट्रीम वैल्यू निकालते हैं, अगर फ्रीक्वेंसी को हम डाल दें 20 हर्ट्ज तो क्या आएगा, अरे अच्छा यहां एक मिसप्रिंट है मेरे ख्याल से, 2000 जो लिखा है ना वो 20,000 है, 20 हर्ट्ज से क्या लिखा है 20 to 2000 ना, यस सर। वो 20,000 होगा, देख लेते हैं। पहले हम यहाँ 20 डालते हैं, पहले हम म्यू की वैल्यू 20 डालते हैं, तो क्या आता है बताते हैं, देखते हैं। यहाँ 20 देंगे तो क्या आएगा, n की वैल्यू क्या आएगी, यहां से आएगा n प्लस हाफ इज इक्वल टू, यहां पर 20 देंगे, ये और ये कट गया 0.8 बाय 60, 16 अच्छा 16 आ रहा है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1/20, सही है। हाँ सर। तो n की वैल्यू आएगी लगभग पॉइंट निगेटिव आएगी, n की वैल्यू निगेटिव आएगी ना, नेगेटिव आएगी, ये होगा 0.05 माइनस 0.45 शायद, जो भी आएगा, ठीक है। चलो दूसरा, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू डाल दो 20,000, अब बताओ क्या आएगा 0.8, सो n प्लस हाफ कितना आ जाएगा, बताओ n प्लस हाफ कितना आ जाएगा, यहाँ 20,000 दिए ना, 8 इंटू 2000, नहीं यहां दिया है ना 20,000, यहां दिए ना 20, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 8 इंटू 2000, 0.8 इंटू
20,000 बाय 320, ये और ये कट गया, ये बन गया 8, ये बन गया पॉइंट कट गया, ये हो गया 8 और ये हो जाएगा 4। 200 बाय 4 कितना हो गया? 200, 200 बाय 4, एक मिनट, ये और ये कट गया, ये इसमें चला गया, ठीक है, ये हो गया 50 आएगा। यानी कि n की वैल्यू कहां से कहां तक चली गई? 49.5 ना। अब बताओ, हमको इंटीजर चाहिए, यहां से यहां तक में कितने इंटीजर हैं? यहां से यहां के रेंज में वो कितने इंटीजर हैं जो इससे बड़े हैं और इससे छोटे हैं? 0, 1, 2, 3, 4 अप टू 49 है ना? 50 है, 50 वैल्यू है टोटल, और ये 0, 1, 2, 3, 49, ये 50 ऐसे फ्रीक्वेंसी होंगे जो वहां एब्सेंट होंगे, जिसको ये डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। कौन कौन से होंगे? तब 50 की वैल्यू तो लिखेंगे नहीं, तो हम क्या करते हैं, यहां पे इसको डाल देते हैं जो फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, द फ्रीक्वेंसी मिसिंग, अगर काउंटेबल होते तो निकाल भी देते हैं, इज इक्वल टू n प्लस हाफ टाइम्स ऑफ 320 बाय 0.8, सही है? दैट इज n प्लस हाफ टाइम्स ऑफ 400 hertz, where n starts from 0 and goes up to 49. समझ रहे हो? जैसे कभी अगर ऐसा होता है ना, कभी अगर ये होता है कि मान लो n का रेंज आ गया इस तरह से, बहुत बार ऐसा होता है, यहां तो बहुत बड़ा आ गया था, कभी कभी n का वैल्यू आ जाता है जब फ्रीक्वेंसी को मिनिमम और मैक्सिमम देके देखते हैं। एक बार मिनिमम दिए, एक बार मैक्सिमम दिए, फ्रीक्वेंसी या लैम्डा जो भी है, दोनों एक्सट्रीम पे निकाल लो। अगर n की वैल्यू मान लो 1.2 से लेकर के और 6 या 4.3 तक आ रही है, यानी n की जो इंटीजर वैल्यू पॉसिबल है तो n इंटीजर ही, उसको तो इंटीजर ही होना है, तो हमने पहले तो जो कंटिन्यूअस फंक्शन मान के निकाल लिया। अब यहाँ n की वैल्यू क्या क्या देंगे? 2, 3 और 4। यहाँ n की वैल्यू क्या देंगे फिर? 2, 3 और 4। 2 और 3 और 4 देके निकाल लेंगे, वो 3 फ्रीक्वेंसी में ये चीज होगा, बाकी में नहीं होगा। समझ रहे हो? इसका मतलब सिंपल है कि मान लो हमारे पास ऐसा कुछ होता है, किसी केस में डेल्टा एक्स आ गया, मान लेते हैं डेल्टा एक्स आ गया, सपोज 2 मीटर। इसमें लैम्डा क्या क्या है? लैम्डा इसमें जो प्रेजेंट है ये है, मान लो 1 मीटर, 2 मीटर, 1/2 मीटर, 1/6 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर। इस डेल्टा एक्स, अगर कहीं डेल्टा एक्स ये है, किसी पॉइंट पर अगर डेल्टा एक्स ये है और वहां पे 5 वेवलेंथ का कॉम्बिनेशन गिर रहा है, तो इस डेल्टा एक्स पे इनमें से कौन कौन सा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देगा? बताओ। अगर डेल्टा एक्स इतना है तो ये कौन कौन सा कंस्ट्रक्टिव देगा? कंस्ट्रक्टिव कौन देगा? जब तुम डेल्टा एक्स को लैम्डा से डिवाइड करोगे, अगर होल नंबर आ रहा है और तुम डेल्टा एक्स को लैम्डा से डिवाइड करो, क्या होना चाहिए? डेल्टा एक्स इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ लैम्डा, यही ना? अगर तुम डेल्टा एक्स को n से, इस लैम्डा से डिवाइड करो, अगर होल नंबर आ रहा है तो उसका कंस्ट्रक्टिव होगा वहां। जैसे इसको इससे डिवाइड करो, होगा, कंस्ट्रक्टिव होगा इसका। इसको इससे डिवाइड करो, होगा। इससे डिवाइड करो, होगा। इससे डिवाइड करो, नहीं होगा। इससे डिवाइड करो, नहीं होगा। नहीं होगा ना? तो कंस्ट्रक्टिव इन 3 का होगा। अब डिस्ट्रक्टिव किसका किसका होगा? डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या है? डेल्टा एक्स को, देखो, डेल्टा एक्स को डिवाइड करो लैम्डा से, डेल्टा एक्स को डिवाइड करो लैम्डा से, तो सम इंटीजर प्लस 0.5 आना चाहिए एग्जैक्टली। तो ये 3 तो कंस्ट्रक्टिव है, इसको डिवाइड करो, क्या आ रहा है? 0.5 है ना? ये इसको डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय 4, 0.5, ये देगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये कुछ भी नहीं देगा, ना कंस्ट्रक्टिव देगा ना डिस्ट्रक्टिव देगा। समझ रहे हो? तो ये होता है। तो अब इसमें जो स्पेशल टेक्निक होता है, अब जैसे मान लो इसकी मैं बात करूं, तो एक इसमें एपरेटस होता है, उसको बोलते हैं क्विंक्स।
एपरेटस। ये क्या होता है देखो, इसका डायग्राम दिया हुआ है इसी में, पेज नंबर इस पे। इंटरफेरेंस को स्टडी करने के लिए पेज 335, एस्यूराम पेज 335 पे, ये कौन सा है, इसको क्या बोलते हैं, क्विंक्स एपरेटस। क्विंक्स में क्या होता है देखो, पेज नंबर 335 पर है डायग्राम, मतलब 336 पे है डायग्राम, 336 पे बोलते क्विंक्स एपरेटस, बोलते हैं क्विंक्स एपरेटस। इसमें क्या होता है देखो, क्विंक्स में क्या होता है, QUINCKES, क्विंक्स एपरेटस। इसमें क्या होता है, एक ऐसे करके एक फिक्स्ड पाइप होता है, एक ट्यूब होता है यू शेप में, इस टाइप से। ये एक यू शेप में एक ट्यूब होता है इस तरह से, ये एक ट्यूब होता है इस तरह से। किस चीज के लिए होता है? बता रहा हूं। अब इस ट्यूब में क्या होता है, ऐसे करके इस ट्यूब में एक दूसरा ट्यूब इसमें इंसर्ट किया हुआ है, इसमें दूसरा ट्यूब इसमें इंसर्ट किया हुआ था इस तरह से। ये ट्यूब जो होता है उसका डायमीटर थोड़ा सा बड़ा होता है, लोअर ट्यूब। ये फिक्स ट्यूब होता है। लोअर ट्यूब जो होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है। लोअर ट्यूब जो होता है फिक्स ट्यूब होता है, ये फिक्स्ड होता है, ये स्लाइड कर सकता है। दिस ट्यूब कैन स्लाइड, ये ऊपर नीचे स्लाइड हो सकता है। अब क्या होता है, आप क्या कीजिए, यहां से बोलिए, यहां से एक स्पीकर ऑन कर दो, यहां से एक स्पीकर से साउंड भेजो इसमें। ये साउंड यहां से जाएगा ऐसे करके, यहां पे आने वाले दो पार्ट में बट जाएगा। एक पार्ट इस रास्ते से जाएगा और दूसरा पार्ट इस रास्ते से जाएगा, और दोनों पार्ट यहां पर आके मिलेगा। और फिर यहां पर अगर आपने ईयर लगाया हुआ है, यहां पर सुनाई देगा, है ना। यहां से साउंड तुमने सेंड किया, ये दो पार्ट में बट गया, एक इस रास्ते से, एक इस रास्ते से। दोनों चूंकि सेम सोर्स का है, दोनों चूंकि सेम सोर्स से प्रोड्यूस हुआ है, ये और ये, तो दोनों फेज डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि दोनों का जन्म एक ही सोर्स से हुआ है। जो भी इसमें चेंज होगा वो दोनों में परकोलेट करेगा, क्योंकि दोनों का जन्म एक ही से हुआ है, तो वहां से कोई फेज चेंज नहीं होगा। ये ऐसे ही ऐसे आएगा। अब क्या होता है, मान लो, अब बताओ, ये टोटल पाथ लेंथ और ये टोटल पाथ लेंथ सब x1 है। मान लो ये टोटल पाथ लेंथ जो है, मान लो x1 है, ठीक है। और ये टोटल पाथ लेंथ मान लो क्या है, x2 है। यहां पाथ डिफरेंस क्या था दोनों में, x2 माइनस x1 था ना यहां पे, तो यहां पाथ डिफरेंस था x2 माइनस x1। मान लेते ये L लैम्डा था, मान लेते ये L लैम्डा था, तो ये मैक्सिमा सुनाई दे रहा था, आई वाज हियरिंग मैक्सिमा। मुझे इस यहां पे क्या चीज, हाँ, तो मुझे यहां पे मैक्सिमा सुनाई दे रहा था। मैक्सिमा का मतलब कि ये पाथ और ये पाथ कहीं इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा है। अब मैं क्या करता हूं, मैं इस ट्यूब को, इन्वर्टेड ट्यूब को बाहर खींचता हूं, इसको मैं बाहर खींचता हूं। अगर मैं इसको सपोज डेल्टा वाई अमाउंट से बाहर खींच दूंगा तो क्या होगा, क्या ये चेंज होगा, क्या ये पाथ लेंथ चेंज होगा, नहीं होगा। मैं इसको ऊपर खींचूंगा तो ये अपर पाथ लेंथ बढ़ जाएगा, बढ़ेगा कि नहीं। लोअर पाथ लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा, लोअर पाथ लेंथ यही रहेगा। अपर पाथ लेंथ जो x2 था, जब मैं इसको y डिस्टेंस ऊपर खींचूंगा, जब मैं इसको y डिस्टेंस ऊपर खींचूंगा तो ये ट्यूब इस तरह से बन जाएगा, बनेगा ना। यहां y बढ़ा, यहां भी y बढ़ा, कितना बढ़ जाएगा, 2y। एग्रीड। ये 2y, ये x2 जो है इसमें चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 प्लस 2y।
x2 तो पहले से था, ये पाथ तो कॉमन है, बट यहां पर y एक्स्ट्रा और यहां y एक्स्ट्रा, ये पाथ भी कॉमन है, ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, बट यहां y और यहां y, तो जब तुम इसको y से खींचते हो तो पाथ डिफरेंस चेंज आता है 2 आएगा। एग्रीड? अगर ये मैक्सिमा था तो तुम जब उसको खींचोगे तो क्या होगा ना, कान लगाए हो और यहां सुन रहे हो और इसको धीरे से किसी को बोलो खींचने के लिए, धीरे धीरे तुम देखोगे इंटेंसिटी घट रही है, एक जगह इंटेंसिटी 0 हो जाएगी, फिर इंटेंसिटी बढ़ने लगेगी, फिर मैक्सिमा आएगा। गेटिंग? सो पहला तुम्हारा यहाँ इंटेंसिटी था मैक्सिमा, अब तुम जब उसको खींच रहे हो तो उसके बाद होगा मिनिमा। क्यों होगा मिनिमा? तो कुछ देर बाद, क्योंकि ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है और ये बढ़ रही है, तो कुछ देर बाद इसकी वैल्यू होगी n+1/2 टाइम्स ऑफ लैम्डा, ये बढ़ेगा n+1/2 टाइम्स ऑफ लैम्डा। जैसे ये वैल्यू होगा तुमको एकदम मिनिमम सुनाई देगा, फिर जब बढ़ेगा तो फिर थोड़ा बिल्डअप होना शुरू होगा, और जब ये होगा n+1 लैम्डा, अगर 10 लैम्डा था तो जब होगा 11 लैम्डा या 15 लैम्डा था पहले, अब क्या होगा 16, फिर से तो वो मैक्सिमम सुनाई देगा ना।